पंत, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। देश में 17वीं लोकसभा के लिए आज 91 सीटों पर पहले चरण का मतदान हो रहा है। हम आपको बता दें, इसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटें और बिहार की 4 सीटें शामिल हैं। इन दोनों राज्यों पर खास नजर इसीलिए क्योंकि यहां मोदी के मुकाबले महागठबंधन खड़ा है। यूपी में समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आरएलडी का गठबंधन एनडीए को टक्कर दे रहा है, तो बिहार में आरजेडी, कांग्रेस, आरएलएसपी और जीतन राम मांझी की हम साथ हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यूं तो कांग्रेस भी लड़ रही है, लेकिन असली लड़ाई बीजेपी और महागठबंधन के बीच ही है। और हमारे रिपोर्टर्स जो बता रहे हैं और जो खबरें आ रही हैं, उनके मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मतदान भी जमकर हो रहा है। हम अपने मेहमानों से ये भी जानेंगे कि जमकर हो रहे इस मतदान के मायने क्या हैं। हालांकि हम आपको ये बता दें, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का उत्साह है ना, ये समझ नहीं आ रहा कि बिहार में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन आज एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम भी रहा। उसकी तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आपके क्षेत्र में आज मतदान हो रहा है तो आप घर से बाहर निकलिए और जरूर वोट डालिए। देखिए, आज गौतम बुद्ध नगर में मतदान है, तो मैं घर से बाहर निकली अपनी ड्यूटी के बीच में, मैंने दिया है वोट। न्यूज 18 इंडिया की वो मुहिम जो देश भर की मुहिम है, बटन दबाओ देश बनाओ, ये आपका कर्तव्य भी है और अधिकार भी। अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें। और इस बीच, जैसा कि मैं आपको बता रही हूं, बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने आज अमेठी से अपना पर्चा भर दिया, लेकिन वो अकेली नहीं थी। रायबरेली में यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने भी आज पर्चा भरा। इसी दौरान सोनिया गांधी ने एक ऐसा बयान दे दिया जिस पर सबकी नजरें मानो आकर टिक गई। Don't forget 2004. Vajpayee was in Finns, but we won. सोनिया गांधी, बयान सुना आपने उनका, जब उनसे पूछा गया कि उन्हें क्या लगता है, क्या वो ये सोचती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजय हैं, तो उन्होंने कहा 2004 को ना भूलिए। मंतव्य और मतलब उनका यही 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी को भी इनविंसिबल माना जा रहा था, अजय। लेकिन इंडिया शाइनिंग कैंपेन धराशायी हो गया और 2004 में जो जीत हुई थी उसकी सूत्रधार एक तरह से सभी पार्टियों को साथ लाने वाली सोनिया गांधी ही थी। लेकिन आज की तारीख में क्या 2019 2004 की ही तरह है? कांग्रेस का ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? पहले चरण के मतदान के दिन सोनिया गांधी अगर रायबरेली जाकर नामांकन कर रही हैं और पर्दे के पीछे रहने वाली अगर आज इतना बड़ा बयान दे डालती हैं, तो इसे कैसे देखा जाए? हमारे साथ इस वक्त खास लोग मौजूद हैं यहाँ स्टूडियो में लगातार, जैसे कि आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहले चरण में आज किन किन राज्यों में मतदान हो रहा है हम आपको वो बता रहे हैं। कौन कौन से बड़े चेहरे आज पहले चरण में चुनावी मैदान में उतरे हैं वो भी आप नीचे की पट्टी में देख रहे हैं। और उसके साथ ही हम आपको बता दें लगातार वोटिंग परसेंटेज कहां कितना है, इसकी जानकारी भी आपको हम लगातार दे रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर। हमारे साथ, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मुकाबला दिलचस्प रहने वाला है, मतदान जमकर हो रहा है, तो समाजवादी पार्टी से राजकुमार भाटी जी हमारे साथ आज की इस चर्चा में मौजूद हैं। यहाँ स्टूडियो में 2 और खास मेहमान हैं। एलजेपी से के वाजपेयी साहब लगातार न्यूज 18 इंडिया के साथ आज के इस दिन पर बने हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण जी भी हमारे साथ मौजूद है। आप सबका स्वागत है। कांग्रेस और बीजेपी के खास मेहमान भी हमारे साथ जल्द ही जुड़ने वाले हैं। लेकिन राजकुमार भाटी जी, ये सोनिया गांधी ने जो बात कही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? अमूमन वो पिछले कुछ वक्त से बहुत ज्यादा कुछ बोल नहीं रही, लेकिन आज नामांकन दाखिल किया और जब उनसे कहा गया कि पीएम नरेंद्र मोदी आपको लगता है अजय हैं, तो उन्होंने कहा 2004 मत भूलिए। देखिए, शेष जी मुझसे ज़्यादा जानते हैं, कानपुर में एक वाक्य बोला जाता है, भौकाल खड़ा कर देना। तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्रों की ये आदत है, भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है, भौकाल खड़ा कर देते हैं, यानी कि प्रचार बहुत ज़्यादा कर देते हैं, माहौल बना देते हैं कि हमारे। यही तो 2004 में हुआ था। 2004 में इंडिया शाइनिंग और इंडिया तरक्की कर रहा है, ये सब नारे दिए गए थे और पूरा मीडिया में भी और प्रचार तंत्र में ये माहौल था कि वाजपेयी जी लौट कर आ रहे हैं। लेकिन रिजल्ट कुछ और आए। रिजल्ट ये आया कि वाजपेयी जी की पार्टी हारी और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी यूपीए की। तो यही उनका संदर्भ है कि 2019 में भी यही होने वाला है। भाटी साहब, आप मान रहे हैं कि 2019 में भी कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बन रही है? बीएसपी एसपी भले ही गठबंधन करें आरएलडी के साथ और करें यूपी में अपना काम, लेकिन जो नेतृत्व में सरकार है वो कांग्रेस के बनेगी, तो मान रहे हैं ना भाटी साहब? नेहा जी, सरकार चाहे एनडीए की बने चाहे यूपीए की बने, सरकार गठबंधन की बनेंगी। कोई भी पार्टी अकेले दम पर, अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में भारतवर्ष में नेतृत्व कौन करेगा भाई? अगर नेतृत्व कांग्रेस करेगी तो राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट क्यों नहीं? फिर
देखिए ये यही तो सवाल कहना चाहती हैं सोनिया गांधी। ये सवाल तो हमसे 3 महीने से लगातार पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा, और हम लगातार एक ही जवाब दे रहे हैं कि जो हमारा संविधान कहता है उसके अनुरूप प्रधानमंत्री चुना जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री का चुनाव संसद के चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं, जनता नहीं करती है सीधे। तो जब चुनाव हो जाएंगे, 23 मई को रिजल्ट आ जाएंगे, तो जो चुने हुए सांसद होंगे उनकी मीटिंग होगी, कौन कौन से दल साथ आते हैं, क्या न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय होता है, क्या एजेंडा आज तय पहले होता है, दिन का और मतदान कौन है नेता और होता है। आपने सरकार और गठबंधन की पूरी रूपरेखा तैयार कर आपने ली भाटी पूछा, मैंने साहब। इसलिए बताया। लेकिन अभी 8 सीटों पर मतदान चलकर जमकर वोटिंग हो रही है। भाटी साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि इसके मायने क्या हैं, क्योंकि मुकाबला बहुत तगड़ा है और ये जो 8 सीटें हैं ये 2014 में भगवा हो गई थी पूरी तरह से। इस बार क्या स्थिति बदलेगी, इस पर मैं आगे आऊंगी। लेकिन वाजपेयी जी, मैं चाहूंगी कि आप जवाब दे। भाटी साहब ने जो कहा, सिर्फ प्रचार प्रचार प्रचार, 2004 में प्रचार टूटकर चकनाचूर हो गया, 2019 भी क्या 2004 साबित होगा जैसे सोनिया गांधी कह रही हैं? नहीं, वो तो दोबारा तो रिपीट होती नहीं हिस्ट्री, बिकॉज और उसके पीछे कारण है कई कारण। पहला कारण ये है कि जो 10 साल का इनका राज रहा 2014 से 2004 से 14 तक, उसमें तो भ्रष्टाचार ही रहा ना सारा मामला, और इसीलिए सरकार को हटाया कि 10 साल के भ्रष्टाचार से जनता एकदम परेशान हो गई थी। तो भ्रष्टाचार की जो उनके ऊपर लगी हुई है, आदत लगी हुई है एक तरीके से, वो तो आज भी है ना। पर वाजपेयी साहब, आपको सोनिया गांधी की बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस नहीं दिखा, उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बोला, एक लाइन बोली बस। अच्छा चलो, 2004 मत भूलिए। आपकी बात हम मान भी लें कि उनको कॉन्फिडेंस दिख गया, लेकिन राहुल और प्रियंका ने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि 2022 की तैयारी करिए, तो वो तो आपस में कंट्रडिक्शन है। देखो, पहले राहुल ने कहा मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, और जैसे ही अपोजिशन शुरू हुआ उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया। तो मतलब जब, और कितनी सीटें लड़ रहे हैं, मैं ही पूछता हूं कितनी सीटें लड़ रहे हैं? 206 सीटें लड़ रही है कांग्रेस आज तक, जो अभी तक इन्होंने डिसाइड किया है। कहां? और मेजोरिटी के लिए 282 चाहिए। तो कांग्रेस में कॉन्फिडेंस का मतलब ही नहीं होता। यूपी में कितनी सीटें लड़ रहे हैं? यूपी में इनसे ही पूछ रहे बैठे हुए हमारे साथी, क्या उनको कांग्रेस को मानेंगे? इन्होंने साफ मना कर दिया। चाहे एनडीए बने, चाहे यूपीए बने, चाहे कोई बने, ये तो वक्त बताएगा। तो कॉन्फिडेंस तो चाहिए ना। और दूसरी तरफ है, ठोक के नेता दिया हुआ है, काम अपना बता रहे हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, राष्ट्र सुरक्षा की बात करते हैं, गरीब की झोपड़ी की बात करते हैं, चोरों को पकड़ने की बात करते हैं। कह रहे हैं कि कांग्रेस का कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा है? मोहम्मद खान साहब कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ प्रवक्ता जुड़ गए। मोहम्मद खान साहब, सोनिया गांधी ने जो बड़ा बयान दिया, ये बयान जो है ये रूटेड इन रियलिटी है भी या नहीं? 2004 की जो उन्होंने बात की, इसको तो कोई डिस्प्यूट कर नहीं सकता। इंडिया शाइनिंग फेल हो गया, लेकिन आपने वाजपेयी साहब को सुना, वो कह रहे 2019 की तस्वीर अलग है। कांग्रेस में कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा है? 44 सीटों पर आई पार्टी, जहां प्रियंका गांधी खुद कह रही है 2022 की तैयारी करो, वो कांग्रेस कह रही है कि 2004 रिपीट हो सकता है 2019 में। कैसे? बिल्कुल नेहा जी, 2004 बिल्कुल रिपीट होगा, क्योंकि इस बार एक लहर दौड़ी है गुस्से की, और वो गुस्सा है इस सरकार के खिलाफ जिसने जनता के साथ विश्वासघात किया है। मुझे हैरानगी होती है, मैं वाजपेयी साहब की बात सुन रहा था और मैं कई भाजपा वाले प्रवक्ताओं की बात सुनता रहता हूं, ये अपने पूरे दलीलों में सिर्फ कांग्रेस 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 की बात करते हैं। 5 साल बाद आपको तो गुड गवर्नेंस और अच्छे दिनों की बात करना चाहिए साहब। ये क्या इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, एहसास कमतरी जिसे हम उर्दू में कहते हैं आप लोगों को, कि कांग्रेस का भूत मंडराता रहता है। वाजपेयी साहब, इतना अच्छा मौका मिला, आप बात करते अपनी सरकार के बारे में, आपने क्या किरदार निभाया सरकार में, क्या सेवा की जनता की, मगर कांग्रेस 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 ही करते रह गए। इसीलिए इस बार कांग्रेस की ही सरकार बनने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी जी की जो आखिरी बड़ी स्पीच थी, नेहा जी आपने शायद गौर किया होगा, 15 मिनट की स्पीच में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों का जिक्र 4 बार किया और कांग्रेस का जिक्र 31 बार किया। तो आप खुद ही समझ जाइए नेहा जी, उन्हें तो अंदाजा हो गया। जवाब मैं लूंगी, लेकिन एक बात बताइए मोहम्मद खान साहब। जी मैम, आप ये मानते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है? जी मैम, बिल्कुल। और तो यूपी में तो प्रियंका गांधी कह चुकी हैं कि 2022 की तैयारी करो। क्लोजेस्ट स्टेट 42 पे आता है। 2019 की तो तैयारी नहीं हो रही है मैम। 2022 की अगर तैयारी करेंगे तो 2019 में सत्ता कहां से मिलेगी? मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। 2022 की तैयारी करना मुझे समझ नहीं आता, वाजपेयी साहब इतने विचलित क्यों गए? अरे हम एक राजनीतिक दल हैं, हम 2019 में थोड़ी खत्म होने वाले। हम तो इतिहास गवाह है इस बात का कि भाजपा जैसे कई दल आए और गए भाजपा जैसे, मगर कांग्रेस अटल रही और कांग्रेस मजबूत रही। हमने 2014 सर्वाइव किया है साहब, हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हैं। आप लोग देखते जाइए, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। कांग्रेस पार्टी के लिए अब 2019 में कितनी तस्वीर बदलेगी उसकी किस्मत तो आज भारत का मतदाता लिख रहा है। सीखा और आगे बढ़ी कांग्रेस।
ठीक है, आप मोहम्मद लोग खान खुद साहब आपकी देखें बात नेहा पर जी। मेरे साथ बीजेपी से जी, नेहा जी। चूंकि नूपुर जी जुड़ गई हैं, नूपुर शर्मा, नूपुर आपका रिएक्शन चाहूंगी। सोनिया गांधी ने आज रायबरेली से नामांकन किया। जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनविंसिबल हैं, अजय हैं, तो उन्होंने कहा 2004 को मत भूलिए। कांग्रेस ये कह रही है कि 2019 मोदी लहर नहीं है बल्कि ये 2004 साबित होगा। देखिए, ये तो ऐसी बात हो गई जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस होते तो है हमारे राहुल गांधी को मारने की कोशिश कर रहे हैं अपने ही वीडियोग्राफर से, अपने ही कैमरे वाले से, जो धूप के अंदर कैमरे से लाइट गई उसको कह दिया कि 7 बार ही हमारे को लेजर स्नाइपर से हमारे अध्यक्ष को मारने का धमकी मिली है और चिट्ठी भी लिख दी होम अफेयर्स मिनिस्ट्री में, और बाद में उनका ही कैमरामैन निकला। देखिए, ये जो फालतू में बवाल मचाते हैं और जिस दिन खासतौर से वोटिंग हो रही है उस दिन त्राही मचाने की कोशिश करते हैं, अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। ये यूजुअली उनके साथ होता है जिनके बिल्कुल सामने हार नजर आ रही हो। बहरहाल मैं इतना जरूर कह दूं कि 2014 भी याद होगा फिर शायद सोनिया जी को, क्योंकि ऑन द ईव ऑफ पार्लियामेंट्री इलेक्शन सोनिया जी ने बिल्कुल बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के उन्होंने पूरे टीवी चैनल्स पे बैठ के बड़ा लंबा भाषण दिया था 2014 के लोकसभा चुनाव। देखिए नेहा जी, जो मैंने आपको बताया था वही हुआ। नूपुर जी भी आई और कांग्रेस करते रह गए। आप लोगों का खुद का वजूद नहीं है क्या? कुछ काम नहीं किया 5 साल में आप लोगों ने, जो आप अपने बारे में कोई बात नहीं कर सकते? कांग्रेस का सवाल पूछा तो मैं तो जवाब भी वही दूंगी ना। आपने मुझसे जो सवाल पूछा उसी का तो जवाब दूंगी। नूपुर जी, आपके पास अपनी सरकार के तर्क रखने को है ही नहीं। अरे बताइए, मनगढ़ंत कहानी तो आपके नेता बनाए रहे अच्छे दिनों की और गुड गवर्नेंस की, तो आप बता दीजिए। गुड गवर्नेंस और अच्छे दिनों की बात बताइए। बड़े बड़े वादे करके आए थे आप नूपुर जी, बड़े बड़े वादे करके आए थे। अरे छोड़िए नूपुर जी, आपकी असंवेदनशीलता और आपकी कम इल्मी ये दर्शाती है कि आप लोग सत्ता में रहने लायक है नहीं। मैं जरा सॉलिड फैक्ट्स पर आती हूँ, मैं सॉलिड फैक्ट्स पर आती हूँ। मोहम्मद खान साहब सुनिए मुझे, नूपुर जी आप भी सुनिए, और ये आप लोगों के लिए भी बहुत अहम जानकारी होगी, क्योंकि जनता जो आज वोट कर रही है, वोटिंग पैटर्न जो हमारे सामने आ रहा है, ये अपने आप में वाकई में बहुत कुछ कहता है। अब सबसे पहले अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, देखिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार चल रहा है कि किस तरह से जो वोटिंग परसेंटेज है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले चरण की 8 सीटों पर बहुत ही अच्छे रूप से मतदान हो रहा है, चाहे वो मेरठ हो, चाहे वो बागपत हो, सहारनपुर हो, गौतम बुद्ध नगर हो। पिछली बार के मुकाबले ऐसा लग रहा है इस बार रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले शेष नारायण जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये तस्वीर क्या कह रही है? लोग चर्चा कर रहे हैं इस बात में कि धूप है, मौसम गर्म है, बावजूद इसके सुबह से कतारें लगी। मैं खुद वोट देकर आई और लोगों में उत्साह दिख रहा है, लाइनें कम नहीं हो रही हैं। जमकर मतदान मतलब क्या मायने, किसके पक्ष में जा रहा है ये मामला? नहीं, डिटरमिन्ड लोग हैं, वो किसी की भी, जिसको अपने कैंडिडेट को जिताने की कोशिश सारे लोग कर रहे हैं। अब वो देखना ये होगा कि वो किस तरह कौन कर रहे हैं। वो तो खैर हम ऑनेस्टली अगर कोई कहता है कि हमको पता है कि फलाने को वोट दे रहे हैं तो गलत कह रहा है वो। लेकिन ये अच्छी बात है कि ये कैंपेन चल रहा है, आपका भी बटन दबाओ देश बनाओ और सरकार का भी कैंपेन चल रहा है, तो उत्साह तो लोगों में है। लेकिन शेष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है, बड़ी संख्या में लोग आकर वोट करते हैं, तो जो मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ जाता है, उसके खिलाफ जाता है। ये ट्रेंड तो अब तक यही रहा पिछले 50-60 साल का। लेकिन 50-60 क्या 67 के बाद से शुरू हुआ है। तो इसके पीछे सोच क्या होती है? मतलब लोग परेशान है इसीलिए बड़ी तादाद में आकर बदलाव चाहते हैं। निपटाओ भाई, अभी इन लोगों की छुट्टी करो। लेकिन एक उसका दूसरा पक्ष भी है कि अगर जो उसके समर्थक हैं अगर वो डिटरमिन्ड हैं सरकार के, तो वो भी फिर उसी हिसाब से आते हैं। जैसे अभी आपने मुजफ्फरनगर में देखा कि वो वहाँ पे मंत्री थे पहले और अब बड़े नेता हैं। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों में भी नाम आया था उनका। तो हिंदू मन में उनकी एक स्थायी इमेज है। और वे हमारे कैमरामैन से हमारे रिपोर्टर से कंप्लेंट कर रहे थे कि साहब ये लोग तो गलत वोट डलवा रहे हैं। तो ये एक ट्रेंड है कि अगर इस तरह का कंप्लेंट जो करने लगता है, इसका मतलब लगता है कि वो अपनी पेशबंदी कर रहा है। वाजपेयी साहब जवाब दीजिए, ये खतरे की घंटी भी होती है भाई। अगर लोग बदलाव चाहते हैं तो जमकर वोट देते हैं। इनका जो तजुर्बा है वो आकलन अपनी जगह सही होगा, लेकिन हमारा जो इंटरप्रिटेशन वो ये है कि इस गवर्नमेंट के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी वाली बात तो नजर नहीं आ रही। मेरे ख्याल से ये बात से ये सहमत होंगे। अगर एंटी इनकम्बेंसी होती और वोट परसेंटेज ज्यादा होता तो ये बात मैं बिल्कुल 100% से मानता। लेकिन यहाँ पे चूंकि एंटी इनकम्बेंसी वर्ड यूज नहीं है और जो कि नजर भी नहीं आ रहा, तो उस वजह से अगर परसेंटेज हो रही है, हम कैसे कह सकते हैं? तो आज जनता डिसाइड करेगी ना
ये तो दावे हो सकते नहीं, हैं, देखो, सच्चाई ऐसा नहीं है, दूसरे को दिखता सामने तो है, मोदी जी दिखता है मोदी जी कि की anti स्वीकार्यता तो है। incumbency नहीं, मेरी ये बात दिखता सुनो, है। मेरी बात सुनो। हाँ। मोदी जी की जिन लोगों से बात करो, यहाँ लोग ऑडियंस आते हैं, जिससे भी बात करो, तो मोदी जी की स्वीकार्यता तो है, लेकिन जो वहां पे मौके पे एमपी है उससे जो नाराजगी है, क्योंकि वो एमपी लोग जो हैं, अब आपने देखा कि मोदी तो 24 घंटे वहाँ, मैंने गुजरात में कई बार उदाहरण दिया। एक बार बाढ़ आई तो उसने रिलीफ कमिश्नर से कहा कि मीटिंग शाम को करेंगे। उन्होंने कहा साहब कहाँ हैं, आपके कमरे में? कहा नहीं नहीं, वहीं जहाँ बाढ़ आई वहीं चलते हैं। तो मोदी जी का तो स्टाइल वो वाला ठीक है, तो मतलब आप कह रहे हैं मोदी ये फैक्टर है, सोचते लेकिन मैं वोटिंग परसेंटेज पे आना चाहूंगी, और क्योंकि मेरे साथ नुपुर भी लगातार मौजूद है। नुपुर, आपकी पार्टी इसको कैसे देख रही है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटें भगवा रंग में रंगी थी 2014 में, और इस बार उस समय कहा जा रहा था मोदी लहर, और उसमें जो वोटिंग परसेंटेज हुआ नुपुर, उसको क्रॉस करता हुआ साफ दिख रहा है। लोग जमकर वोट कर रहे हैं वेस्टर्न यूपी में। देखिए, कृपया करके सबसे पहले मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूंगी, कोई भी को पैनलिस्ट एंकर बनने की कोशिश ना करे। जो सवाल मुझसे पूछा जा रहा है मैं उसका ही जवाब दूंगी, कोई और उसका कोई अलग सा इन्फ्रेंस निकालने की कोशिश ना करे। सबसे पहले शेष नारायण जी, आपने बिल्कुल मेरी मुंह की बात खींच ली। बिल्कुल आपने कहा कि तो कंप्लेन जो कर रहा है उसका तो लगता है कि गड़बड़ मामला है। राहुल गांधी तो मरने मामले की खोखली सी कंप्लेन कर रहा है, तो उसका मामला तो बिल्कुल ही गड़बड़ आ गया है। 44 से 4 सीटों पर लग रहा है मुझे आते हुए। दूसरी बात, इस बार 9.5 करोड़ नए मतदाता हैं, आप इस आंकड़े को मत भूलिएगा। तीसरी बात, अभी वेट कीजिए, और मैं तो कहूंगी बहुत अच्छा है जितने लोग आके वोट करते हैं, बहुत अच्छा है। शेष नारायण जी ने कोई ना इधर की ना उधर की बात करी। मैं बोल लूं, मैं किसी के बीच में नहीं बोली। किसी में पेशेंस क्यों नहीं है? क्या हो गया आज ये? एक तो मैं आपके चैनल के द्वारा इस बार जो आप लोगों का भी अपना कैंपेन है, प्रधानमंत्री जी ने अपना कैंपेन शुरू करे 2 अलग अलग तरीके के, साथ ही में और अन्य मीडिया हाउसेज हैं और बहुत सारे एसोसिएशंस हैं जिन्होंने वोट एक्सरसाइज और वोटिंग फ्रेंचाइज के ऊपर बहुत बढ़िया कैंपेन करे हैं। तो इस बार आप लगा लीजिए कि अवेयरनेस भी बहुत ज्यादा है, विद 9.5 करोड़ न्यू फर्स्ट टाइम वोटर्स एंड दिस लेवल ऑफ अवेयरनेस एंड कमिटमेंट टू लीडर्स। तो आप लगा लीजिए कि उसका क्या निर्णय होगा वो 23 मई को ही आएगा। बिल्कुल वही हम कह रहे हैं नुपुर, हम ट्रेंड को देखकर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग आकर के इस चुनाव में वोट कर रहे हैं, और मैं खुद वोट देकर आई हूं तो मैंने देखा है कि किस तरह से लोगों में उत्साह है, तो ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। और पहला चरण है ये, कहीं ना कहीं बाकी के जो चरण होंगे उनके लिए भी भूमिका सेट करेगा। मोहम्मद खान साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी और उसके बाद भाटी जी आपसे प्रतिक्रिया लूंगी बहुत जल्दी से। सर, एक सेंटेंस ये है कि नुपुर जी, आप लोग बहुत बड़े नेता हैं, हम लोग मामूली आदमी हैं, बट प्लीज नेवर शूट द मैसेंजर। हम किसी की तरफ नहीं होते, हम जो समझ में आता है वो कहते हैं, और ये तरीका ठीक नहीं है दाऊदी आने का। प्लीज, थैंक यू। मोहम्मद खान साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। उत्तर प्रदेश में जो लड़ाई है जी नेहा जी, वो एनडीए और महागठबंधन के बीच दिखाई दे रही है। कांग्रेस कहां है, ये सवाल तो उठेगा ना। कांग्रेस कहां है? जी नेहा जी, इससे पहले कि मैं आपका जवाब दूं, मैं अपने भाजपा की जो प्रवक्ता है उनका बयान सुन रहा था, और मुझे एक ख्याल आया कि जब कोई इतने गुरूर और तकब्बुर यानी अहंकार के साथ बात करता है, यानी दिल में कहीं ना कहीं डर है। और ये सिर्फ नुपुर जी ऐसे नहीं बोल रही, सारे भाजपा के प्रवक्ता आज इसी गुरूर और अहंकार में बड़े, जिसे एंटाइटल्ड कहते हैं अंग्रेजी में, एंटाइटल्ड तरीके से कह रहे हैं जीत तो हमारी हो रही है। जनाब, जीतने के लिए आपको काम करना पड़ता है। कांग्रेस ने एक विकल्प पेश किया है, हम लोगों ने घोषणा पत्र दिया है, उस घोषणा पत्र में जो न्याय है उसकी तो जगह जगह चर्चा हो रही है। आखिर में नेहा जी, अंतिम फैसला वोटर्स करेंगे, और हम नहीं, मेरा सवाल सीधा था मोहम्मद खान साहब, मेरा सवाल बड़ा सीधा था। और यूपी जो ज्यादातर लोगों के बीच आप जाए तो सुनिए ना, सुनिए मोहम्मद खान साहब, लोग ये नहीं कह रहे हैं कि एसपी का कैंडिडेट है, बीएसपी का कैंडिडेट है या आरएलडी का कैंडिडेट है। लोग मान रहे हैं धरातल पर। आज सुबह से हम अपने रिपोर्टर्स से बात कर रहे हैं, 8 सीटों पर गठबंधन शब्द वहां चला गया है। लोगों को मालूम है एक जो प्रत्याशी है वो एनडीए या बीजेपी का है वर्सेस दूसरी तरफ गठबंधन का प्रत्याशी है। कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है, लेकिन लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कांग्रेस रेस में है या सिर्फ वोट काटने के लिए बैठी है, जिसकी मायावती ने भी इशारा किया। क्या किया उन्होंने, कह दिया कांग्रेस भ्रम फैला रही है। मैं 2 तरीके से इसका जवाब देना चाहता हूं। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, 2 सीटों पे जैसे आपको पता है हम लोगों ने प्रत्याशी उतारे नहीं हैं, बाकियों पे हमारे कैंडिडेट सक्षम है, बहुत ही अच्छी कैंपेन चलाई और आखिर में हम उम्मीद रखते हैं वो कैंपेन नतीजा लाएगी। मगर मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं, मुझे हैरानगी होती है मैम,
कि ये बसपा वाले, हम हमेशा उनके बारे में बड़े आदर और सम्मान से बात करते हैं। हमेशा आपने देखा होगा कोई कांग्रेस का प्रवक्ता एक लक्ष्मण रेखा पार नहीं करता है, चाहे अखिलेश जी हो चाहे मायावती जी हो, उनके बारे में बात करने में। और हमने हमेशा कहा है कि गठबंधन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं हो सकती। चलिए आप लोग अलग से लड़ना चाहते, कोई बात नहीं, ये तो लोकतंत्र की ताकत है। मगर ऐसे जब बयान देते कि कांग्रेस वोट काट रही है, ये करिए, ये मुझे समझ नहीं आता, मुझे ये गलत लगती है बातें। मैं बस ये राय इजहार करना चाह रहा था आपके चैनल भाटी से। साहब, मैं चाहूंगी इस पर आप प्रतिक्रिया दें। मायावती जी ने तो खुलकर कह दिया मुसलमान कांग्रेस को वोट ही ना करें, बताइए। देखिए, उत्तर प्रदेश में, और ये सच्चाई है, आप भी जानती होंगी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कहीं फाइट में नहीं है किसी सीट पर भी। एक अमेठी और रायबरेली को छोड़कर जो गठबंधन ने उनके लिए छोड़ दी हैं सीटें, तो इसलिए बहन जी ने कहा, और हम भी कह रहे हैं, ये तो हम भी प्रचार में यही कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस को वोट देकर वोट ना खराब करें। तो सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के बीच है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोलते हैं, उनके पास मुद्दों का इतना अभाव है, उपलब्धियों के नाम पे तो कुछ है ही नहीं। ऐसे ऐसे कुतर्क लेके आते हैं 9 करोड़ नए मतदाता, 9 करोड़ नए मतदाता बने। ये मतदाता तो हर चुनाव में बनते हैं, हर साल चुनाव, साल में 2-2 बार मतदाता बनते हैं। चुनाव आयोग अब कैंपेन चलाता रहता है कि नए वोटर बने, नए वोटर बने। नए मतदाता बने, बीजेपी की कौन सी उपलब्धि हो गई? और क्या वो नए मतदाता बीजेपी को वोट देंगे? नए मतदाता तो वो सोच समझ के वोट करेंगे कि देश का 5 साल में क्या हाल किया है। तो इनके पास अपनी उपलब्धियां बताने के लिए तो कुछ है नहीं। और इन्होंने जो अभी एक बात और ये बताइए ना भाटी साहब, इतना ज्यादा जो वोटिंग हो रही है, ये किस वजह से हो रही है? मायावती ने तो अपील भी की थी ना, मुसलमान हमें ही वोट दे, और ये 8 सीटों पर मुस्लिम फैक्टर है। 8 सीटों पर केवल मुस्लिम फैक्टर नहीं है, 8 सीटों और पर भी है, किसान, लेकिन किसान मायावती ने तो फैक्टर भी है, खुलकर नौजवान मुसलमानों को फैक्टर साथ भी आने है, की अपील की ना। रोजगार भी मैं फैक्टर है, इसीलिए बोल बेरोजगारी रही भी है। उन्होंने ये नहीं कहा कि जो बेरोजगार है वो मुझे वोट दो, उन्होंने कहा भाई मुसलमान और कहीं मत वोट दो, हमें वोट दो। मैं इसीलिए सवाल पूछ रही हूं भाटी साहब, ये उन्हीं के बयान से सवाल उठ जाए। नेहा जी, इसे थोड़ा सा गलत तरीके से समझा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुसलमान ही वोट हमें चाहिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि जिस सीट पर वो भाषण दे रही थी, उस सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी भी उसी समुदाय से आते हैं। उन्होंने इसलिए कहा था कि वोट बटे नहीं, आपस में वोट मत बांटना, वोट एक साथ डालना। पर धर्म और जाति के आधार पर ऐसी बात नहीं कही जा सकती। आप किसी को नहीं कह सकते ये बात, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी को नहीं कह सकते ये बात। अगर एक पूर्व मुख्यमंत्री नहीं समझ सकती तो कौन समझेगा? खुले तौर पर ये ऑफेंस है ना, ये ऑफेंस है। योगी आदित्यनाथ का भाषण सुना क्या? नहीं, तो अब तो श्रीकांत शर्मा भी कह रहे हैं ना भाटी साहब कि अगर मायावती ये कहेंगी तो फिर हम भी दूसरी तरफ से हिंदू वोटों की अपील करेंगे। मौका कौन दे रहा है? ये तो हमेशा से ही कहते कर रहा है। आप लोग हथियार दे रहे हैं, फिर कहते हैं इस्तेमाल कर रहे हो। नहीं, वो केवल एक सीट के संदर्भ में बात थी। हम धर्म जाति की राजनीति नहीं करते हैं, हम सब समुदाय का वोट हमें मिल रहा है। और अगर जाति की राजनीति नहीं करते तो गठबंधन किस आधार पर बना है? आरएलडी, बीएसपी, एसपी। गठबंधन मुद्दों के आधार पर। अच्छा, मुद्दों के आधार। क्यों आप क्यों मुस्कुराए हो? क्या भाटी साहब कह रहे हैं मुद्दों के आधार पर बना है गठबंधन? भाटी साहब कह रहे हैं कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते। हाँ। ये इनके जो माननीय अध्यक्ष हैं अपने मुलायम सिंह जी, उनको क्या बुलाते हैं? मौलाना मुलायम। बीजेपी के लोग बुलाते हैं। अरे सुनिए ना, वो बीजेपी के लोग बुलाते हैं। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं। बीजेपी के लोग चाहते हैं कि इस देश में मुसलमान के लिए कोई सरकार काम न करे, मुसलमान को 2 दर्जे का नागरिक माना जाए। हम इससे सहमत नहीं। यार सुन लो ना, अब इनकी जब सरकार थी तो इन्होंने कहा हम एक काम करेंगे, नमाज वाले दिन सबकी स्कूल की छुट्टियां करेंगे। मतलब मैं कितने काम गिनाऊं अपीजमेंट के इनके। देखिए, अपीजमेंट की पॉलिसी ये शुरू से करते रहे और वही आज इन्होंने की है, मायावती ने जब बयान दिए। लेकिन ये चलने वाली नहीं है, चलने वाली नहीं, इसलिए नहीं चलने वाली बिकॉज जो हमने काम किए हैं वो सबके लिए किए हैं, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई दूसरी जाति हो, तीसरी जाति हो, सबको बराबर दिया है। हमने ये नहीं किया कि मुसलमानों की बेटियों के लिए कोई अलग से योजना। आप कह रहे हैं सबके लिए काम किया वाजपेयी साहब, भाटी साहब कह रहे हैं कि सबके लिए कोई काम नहीं किया। और जो नए युवा वोटर हैं वो क्या सब बीजेपी को, एनडीए को वोट करेंगे? नुपुर, मैं आपके पास एक सवाल लेकर आना चाहूंगी। भाटी जी कह रहे हैं जो युवा वोटर्स की, फर्स्ट टाइम वोटर्स की बात हो रही है, क्या वो सब बीजेपी को वोट करेंगे? ये कैसे कहा जा सकता है? देखिए, मैंने तो ऐसा कभी कुछ कहा नहीं, लेकिन मैं जरा सबकी बात का जवाब देके आपकी बात का जवाब दूंगी। शेष नारायण जी, सर आपने ध्यान से सुना नहीं, मैंने कभी नहीं आपके ऊपर इल्जाम लगाया कि आप किसको समर्थन देते हैं, नहीं देते हैं। दूसरी बात, मोहम्मद जी, आप अहंकार की बात कर रहे हैं। मैंने कहा था 23 मई के लिए इंतजार करते हैं, और आप भूल गए कि आपकी यूपीए चेयरपर्सन ने यह कहा कि 2004 जैसा हो जाएगा। अहंकार ये होता है। साथ में आप लक्ष्मण रेखा की बात कमी करें तो बेहतर है। जितनी गाली गलौच आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ करी है, शायद ही किसी पॉलिटिकल पार्टी ने की हो। ये भी कि जो आपके जो कभी दोस्त थे, सपा बसपा, ये सब भी कह रहे हैं कि हमने प्रधानमंत्री के लिए इतनी अभद्र टिप्पणी नहीं दी। तीसरी बात,
बसपा के भाटी जी से कहना चाहूंगी, भाटी जी आप कहते हैं कि हमारे पास मुद्दे नहीं है, तो आपके पास बहुत बड़ा मुद्दा है कि देवबंद में जाके कहते हैं कि मुसलमान भाइयों अपना वोट मत वेस्ट करना, सारा बसपा और सपा के गठबंधन को दे देना। ये कोई मुद्दा होता है? अब मुद्दे मैं गिनवा दूं आपको, क्योंकि आपने सवाल पूछा। नेहा जी मेरे बीच में कृपया करके कोई ना बोले, मैं किसी के बीच में नहीं बोली। जब आप 8 करोड़ टॉयलेट बनाते हो क्योंकि लोगों को खुले में शौच जाना होता था, तो आई एम सॉरी, वो बेसिक नेसेसिटी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है। मैं किसी के बीच में नहीं बोली, जरा अपनी बौखलाहट ना दिखाए। सबको पता है कि आप लोग कहाँ एग्जिस्ट करते नहीं करते। आपके बीच में ही कौन बोल रहा है? कोई नहीं बोल रहा। आप बार-बार क्यों रिपीट करते हैं इस बात को? फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए मैं कौन सी बात रिपीट कर रही हूँ? आप क्यों बोल रहे हैं बीच में? आपके बीच में बोली, आपकी बौखलाहट ही नजर आ रही है। जितना आप मेरे पे बोलेंगे उतनी आपकी बौखलाहट है। 34 करोड़ खाते खोले जब फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, तो भी वो उसको बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इकोनॉमिक इंक्लूजन कहते हैं। जब उसके बाद 7 करोड़ आप एलपीजी कनेक्शन देते हैं ताकि खास के माँ और बच्चे मर ना जाए धुएं में चूल्हे के अंदर, तो भी आप उसको एक तरीके से डेवलपमेंट ही कहते हैं। जब मुद्रा योजना के तहत 14 करोड़ लोगों को आप लोन देते हैं अपना खुद का व्यवसाय चालू करने के लिए, तब भी आप उसको विकास कहते हैं। जब आप 18,000 गांव में बिजली पहुंचाते हैं, तुष्टिकरण के हिसाब से नहीं, हर गांव में बिजली पहुंचाते हैं, क्योंकि उपलब्धियों का सवाल पूछा गया, इसीलिए आपने उपलब्धियां गिनाई। नुपुर एक बात मुझे बताइए, ठीक है, अब तो ये बातें जनता के सामने है ना, इसी पर जनता वोट कर रही है, इसके पक्ष में या इसके खिलाफ, वो तो 23 मई को हमें पता चलेगा। पर नुपुर एक बात बताएं, ये वोटिंग परसेंटेज जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मेरा सवाल अब भी वही है, मोदी लहर 2014 उस दौरान जो वोटिंग हुई इन 8 सीटों पर, उससे कहीं आगे बढ़कर ऐसा लग रहा है इस बार वोटिंग हो रही है। इसको कैसे देखा जाए? जैसे शेष नारायण जी ने कहा कि जब लोग बदलाव चाहते हैं, एक संकेत यह भी होता है कि जब उनको बदलाव चाहिए तो वो आकर के सरकार को हटाने के लिए वोट करते हैं। अच्छा, और अब परिस्थिति इसीलिए भी बदली है नुपुर, क्योंकि अब महागठबंधन बन गया है। वो महागठबंधन जो इन 8 में से एक सीट कैराना पर उपचुनाव में बीजेपी को हरा चुका है। एक चीज मैं आपको साफ करना चाहती हूँ नेहा, शेष नारायण जी करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पिछले कुछ सालों में नए मतदाता एक ही तरफ वोट करेंगे ये भी मैंने ना कहा, तो प्लीज अपनी इन्फ्लुएंसेस ड्रॉ करना बंद कर दें। लेकिन एक भी चुनाव बता दीजिए जिसमें पिछले लोकसभा चुनाव से आगे वाले लोकसभा चुनाव में वोटिंग परसेंटेज कम हुई हो। ज्यादा मतदाता मतलब ज्यादा वोटिंग परसेंटेज ऑटोमेटिकली होती है। दूसरी बात मैं ये कह दूं कि अभी फाइनल टैली आया नहीं है। मैं तो चाहूंगी, पर्सनल लेवल पे कह रही हूं कि जितने ज्यादा मतदाता है उतनी ज्यादा बढ़ चढ़ के वोटिंग हो, क्यों ना हो। ये हमारा लोकतांत्रिक पर्व है एंड वी शुड सेलिब्रेट डेमोक्रेसी। एवरीबडी हैज अ राइट टू वोट। तो नोटा की जगह आप अपना लीडर चुनिए और बखूबी जाके चुनिए, आपको पूरा फुल राइट है। लेकिन नुपुर एक बात बताएं, दूसरा पार्ट का आपने जवाब नहीं दिया। अब महागठबंधन सामने है और कैराना में हरा चुका है बीजेपी को। देखिए, महागठबंधन तो अपने लोगों को अपने पास रख ही नहीं पाया है। इनकी दूसरी जो बाई इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, उनके सांसद कहां चले गए, जरा ये बताइए तो। महागठबंधन वो है सपा और बसपा का, जिसमें सपा ने जो बदसलूकी करी थी बहन मायावती जी के साथ, वो बहुत ही इनफेमस गेस्ट हाउस कांड, वो भी जनता भूली नहीं है। आज की जनता बहुत अवेयर है, उसको सब कुछ पता है कि बुआ बबुआ साथ में आकर कितने दिन का साथ है। नहीं है ये गोरखपुर में जो जीते वोट देगी, वो चुनाव से ठीक पहले छोड़कर चले गए। तो इसे ये भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो कि इनके पास अपने पार्टी के कैडर नहीं है चुनाव लड़ाने के लिए, इनके पास अपने नेता नहीं है। ये दूसरी पार्टियों से लोगों को डराकर, धमकाकर, लालच देकर, पद का, कुर्सी का, पैसे का ये लेके आ रहे हैं। यही परवीन निषाद जो पार्टी छोड़ के इनके साथ गए हैं, इन्हीं परवीन निषाद का। अब तो नुपुर जी आप लगातार बता दीजिए, आपके साथ कोई रुकना नहीं चाहता, डराने धमकाने का नहीं तो सबूत दीजिए, डराने धमकाने का सबूत दे दीजिए। आप बिना तथ्य की बात मत कीजिए, मैं बिना तथ्य के कोई बात नहीं कर रही। सबूत दे देंगे, आप सबूत दीजिए। परवीन निषाद का 2 दिन पहले स्टिंग किया एक चैनल ने, वो पैसे के बारे में बात कर रहे थे, पैसा मांग रहे थे, और उन्हीं परवीन निषाद को इन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। दूसरा ये जो उपलब्धियां गिना रही थी, जब भारतीय जनता पार्टी के नेता ये उपलब्धियां गिनाते हैं, ये बातों को आप आगे कंटिन्यू जरूर कीजिएगा। मुझे कुछ देर के लिए नुपुर रुकना पड़ेगा, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। लेकिन ये बताते हुए कि ये तमाम आरोप प्रत्यारोप और इन तमाम बातों के बीच में आज से ये महापर्व शुरू हो गया है। पहले चरण में लोग जाकर मतदान कर रहे हैं।
7 चरणों में मतदान और बड़ी तस्वीर 23 मई को हो जाएगी साफ कि अब की बार किसकी सरकार। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हमने बात की, आगे बिहार की भी हम बात करेंगे, जहां की वोटिंग की जो स्पीड है वो बिल्कुल उलट ऐसा लग रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुकाबले। इसके क्या मायने? और आज एक तरफ रायबरेली में सोनिया गांधी ने नामांकन दाखिल किया तो दूसरी तरफ अमेठी में नामांकन दाखिल किया स्मृति ईरानी ने। चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया पर।